अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह के 8 बज चुके हैं। आप वक्त न्यूज के साथ आपके फेवरेट प्रोग्राम न्यूज लाउंज में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट मदीहा अल्मा और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक आप जानते हैं कि हम नवाए वक्त या हम तरीन खबरों को शामिल करते हैं न्यूज लाउंज में, उन खबरों पर तफसील और तज्ज़िया शामिल करते हैं। आप लाइव कॉल्स के जरिए से हमारे शो का हिस्सा बनते रहते हैं और लाइव कॉल्स के जरिए से आप हमारे मेहमान से सवाल करते हैं और जिन खबरों पर हम बात करते हैं उन पर आप भी बात करते हैं। अगर मदिया आप लाइव नंबर्स अनाउंस कर दें। बिल्कुल, नंबर्स में आपको बताते चलूं, आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ लाइव शामिल हो सकते हैं। 0423 हमारा कोड है, 612187 हमारा नंबर है। दूसरा नंबर भी मैं आपको बताती चलूं जी, 0423 हमारा कोड है, 612187 हमारा दूसरा नंबर है। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और कोई अपनी राय देना चाहें, आप कोई सवाल हमसे करना चाहें, अपना कोई मसला जो है हमारे साथ शेयर करना चाहें, हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से उसको हाईलाइट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार और कॉलमिस्ट खालिद अहमद साहब। कुछ ही देर बाद उनसे आज की जो अहम खबरें होंगी नवाए वक्त टुडे की, उन पर तबसरे और तज्जिया उनके हासिल करेंगे और आप अगर कुछ चाहें उनसे तो सवाल भी कर सकते हैं। और आज प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डॉक्टर अजमल नियाजी साहब का कॉलम भी शामिल करेंगे। डॉक्टर साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने अपने कॉलम में क्या लिखा है, उस पर आप भी अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार कर सकते हैं। न्यूज लाउंज में आप बढ़ते हैं नवाए वक्त टुडे की जानिब। नवाए वक्त टुडे में सबसे पहली खबर शामिल करते चले जी। मुस्लिम लीग नून को दौरा 9-0 की दावत दी गई है। अल्ताफ हुसैन साहब का सलाम और पैगाम पहुंचाया फारूक सत्तार साहब ने। तमाम मसाइल का हल जल्द, इंतखाबात हैं, मुत्तहिदा भी ताखीर नहीं चाहती। इसहाक डार मुल्क को दरपेश खतरात कौमी एजेंडा तैयार करेंगे। मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा में इत्तेफाक राय जो है कायम हुआ है। पंजाब हाउस में मुज़ाकरात, अवामी मसाइल के हल में ताउन पर इत्तेफाक, मुआशी बदहाली, तवानाई बहरान, बलोचिस्तान मसले की बुनियाद पर कत्ल ने मुल्क की वहदत पारा पारा कर दी। तमाम सियासी क़यादत सर जोड़कर बैठे फारूक सत्तार। ये विजन नवाज शरीफ ने 1.5 साल पहले दिया। कौमी एजेंडा रखने वाली पार्टी से मुज़ाकरात में हर्ज नहीं। पेट्रोलियम कीमतों समेत अवामी मसाइल पर दोनों जमातों के ख्यालात यकसा हैं। मिलकर लगा मुत्तहिदा अपोजिशन पार्टी है। इसहाक डार साहब का ये कहना है जी। मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा के दरमियान तकरीबन 2 साल पहले भी दोबारा इसी तरह की एक दोस्ती का आगाज शुरू हुआ था, लेकिन अचानक ही पीपल्स पार्टी की जानिब से शायद मोटिवेशन हुई और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने दोबारा से विड्रॉ कर लिया। वो दोस्ती का हाथ जो बढ़ाया जा रहा था मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और ये भी बातें सामने आ रही थी कि शायद मुस्लिम लीग नून और MQM मौजूदा हुकूमत में या आने वाले इंतखाबात के हवाले से सीट एडजस्टमेंट करें या इंतखाबी अलायंस भी बना सकते हैं। दोबारा गोल मेज कॉन्फ्रेंस जो कि अल्ताफ हुसैन साहब की जानिब से बुलाई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि तमाम पार्टीज आएँ और मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं, उनसे निकालने के लिए एक हमागीर किस्म का पॉलिसी तश्कील दी जाए तमाम सियासी क़यादत और सियासी जमातों की जानिब से। इसके अलावा एक और खबर शामिल करते हैं जी। कौमी असम्बली नए सूबों पर रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून ने यह मुतालबा किया है। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर कानून फारूक एच नाइक ने जवाब दिया, कमीशन सिर्फ पाकिस्तान की तकसीम के लिए बनाया गया। साद रफीक साहब ने कहा राय को बिल्डोज किया गया। जाहिद हामिद ने कौमी असम्बली में अपना बयान दिया और फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि मामला सियासत की नज़र करना ठीक नहीं है। कराची, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात पर मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा का एहतजाज। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में तरमीम का बिल भी पेश किया गया है। अगली खबर भी इसके साथ ही साथ शामिल करते चले जो कि सराइकी सूबे के हवाले से है। सराइकी सूबे को साजिश करार देने वाले गिलानी आज किस मुंह से बात कर रहे हैं, ये कहना है जी मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। नए सूबों के खिलाफ नहीं, ये इंतजामी बुनियादों पर बनने चाहिए और हुकूमत अंत कायम नहीं कर सकती तो मुस्ताफी हो जाए। इसके साथ साथ ही उन्होंने मुतालबा किया है हुकूमत मुजरिम पकड़ने में मुखलिस नहीं। सदर वज़ीर आज़म गिलगित आकर हालात ठीक करें। शहदा 11 के लवाहिकीन से उन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने ये तमाम बातें की हैं। ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, जिनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहली मरतबा एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें शौकत खानूम मेमोरियल ट्रस्ट और इससे मुतल्लिका इमरान खान और उनकी क़यादत और जो फंड रेजिंग होती रही उस पर बहुत से इल्ज़ामात आयद किए गए, जिसके जवाब में फिर इमरान खान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। काफ़ी दिन तक ये मामला आपकी भी नज़र से गुजरा होगा, मीडिया पर भी उछाला जाता रहा। उसी हवाले से इमरान खान साहब ने दावा किया था कि वो ख्वाजा आसिफ और उनके साथ वो लोग जिन्होंने
उनके ऊपर या उनके इस फलाही इदारे पर इल्जामात लगाए हैं उनको वो अदालत में लेकर जाएंगे। अभी इमरान खान साहब ने ख्वाजा आसिफ को 10 अरब हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया है। 6 अक्टूबर से वज़ीरिस्तान अमन मार्च करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने अगर माफी ना मांगी तो अदालत जाएंगे। 1 लाख अफराद लेकर वज़ीरिस्तान जाएंगे। बल्दियाती इलेक्शन जो करवाए जा रहे हैं उसके बारे में उन्होंने कहा है कि ये फ्रॉड की हैसियत रखते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को शौकत खानूम मेमोरियल ट्रस्ट के खिलाफ बयान देने और इमरान खान पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात आयद करने पर इमरान खान साहब ने उनको 10 अरब हर्जाने का नोटिस जारी कर दिया। मदिया, बहुत से लोग जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ख्वाजा आसिफ की जानिब से तो बहुत सारे लोग इमरान खान साहब पर ये एतराज़ कर रहे थे कि वो चूंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद खामोश हो गए तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। वाकई इमरान खान साहब के बारे में कुछ ऐसी बातें हकीकत होंगी तो ये बातें वो सुन के और हजम कर गए, लेकिन अब जो उन्होंने 10 अरब हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया तो शायद अब मामला जो है वो अदालत तक। और नून लीग की जानिब से ये कहा गया था कि अपने असासे जाहिर किए जाएं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं अपने असासों को जाहिर करें और अमीर उनकी जानिब से असासे जो हैं वो जाहिर भी किए गए थे। लेकिन इंतहाई ताज्जुब की बात यह है कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उन्होंने जो असासे जाहिर किए थे वो इतनी कम मालियत के, और अगर उनका हिसाब लगाया जाए तो उनकी मालियत जो है वो कोई 2.5 से 3 करोड़ रुपए भी नहीं बनती है। आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह से हमारे सारे हुक्मरान 2.5-3 करोड़ रुपए के हिसाब से अपने जाहिर करने लगे तो बाकी जो मुल्क की दौलत है, अभी इमरान साहब जो है नो डाउट अभी इख्तिदार में नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद आपको क्या लगता है कि असासे जाहिर का असासे कम होना कोई जुर्म नहीं है। अगर मेरे पास असासे नहीं है, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं होगी, अगर मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है या बड़ा घर नहीं है तो ये मेरा जुर्म नहीं है, मैं इसका कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, अगर मेरे पास ये सब कुछ है और मैं उसको जाहिर नहीं करता, असल जुर्म यह है। इमरान खान साहब ने जो कुछ भी जाहिर किया वो इस वक्त इंटरनेट पर पब्लिश हो चुका हुआ है। ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले लोग बल्कि उनके सियासी मुखालिफिन, अदालतें, FIA, जितनी भी एजेंसीज हैं, इलेक्शन कमीशन, इंटरनेशनली भी उनको देखा जा सकता है। अगर उन्होंने कहीं पे गलत बयानी से काम लिया है, अपने एहसासों को छुपाया तो वो यकीनन उनके खिलाफ किसी न किस्म की कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल। और भी बहुत सारी खबरें हैं जी, हम जो कि शामिल करेंगे नवाए वक्त टुडे में, और अगली खबर की जानिब हम बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे कॉलर हैं अमेरिका से मोहसिन मलिक साहब, काफी देर से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उनको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। मोहसिन, अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप हमसे? वालेकुम जी, सबसे पहले तो गुजारिश है कि कई दिन घंटा यहाँ से फोन करके लाइन नहीं मिलती जी। तो अगर आप अपने इंटरनेशनल कॉलर्स को, आपका प्रोग्राम मकबूल हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल गेनिंग पॉपुलैरिटी बाय द डे, तो आप एक लाइन इंटरनेशनल कॉलर्स के लिए कर दे तो आसान होगा। ये अगले 6 महीनों में पॉलिटिकल एक्टिविटी विल बी ऑन द अप। नहीं मोहसिन साहब, आप भी पहले कॉल्स करते रहते हैं और भी डेनमार्क से, कनाडा से, मुख्तलिफ ममालिक से हमें कॉल्स आती रहती हैं ऑफ एंड ऑन, और हम इंशाल्लाह हमारी मैनेजमेंट तक इस पैगाम को पहुंचाएंगे कि कोई डेडिकेटेड लाइन की जाए इंटरनेशनल कॉलर्स के लिए। अच्छा, मैं जिस बात के लिए मैंने फोन किया था उससे पहले मदीहा ने अभी कुछ जिक्र किया, ये मेरी अपनी असेसमेंट है कि कोई भी अगर असासे डिक्लेयर करता है तो परचेज प्राइस not at the current market value. I do not know. I'm not sure. Okay. ये असेसमेंट सही है कि नहीं। तो उस हिसाब से देखा जाए, इस्लामाबाद में जो इमरान खान ने फार्म हाउस लिया, he purchased some good 15-20 years. I don't know the exact period. तो ये जो है क्लैरिफिकेशन में भी it would suffice. अभी मैंने जिस बात के लिए कॉल किया वो ये है कि आजकल अमेरिका में बड़े सिविलाइज तरीके से, आपको पता है नवंबर में इलेक्शन आ रहा है, GOP ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने किया, रिपब्लिकन ने, अभी डेमोक्रेट अपना कर रहे हैं जी। तो हमारे मुल्क में पिछले इलेक्शन में मुशाहिद हुसैन का जो दावत थी, जरदारी साहब कन्नी कतरा गए थे। दिस टाइम अराउंड अगर कोई मेजर पार्टी, ये 2-3 होने चाहिए जो प्रोस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट से, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग, ये सवाल जो आप पूरे दुनिया से पाकिस्तानी भेजे और कुछ लोग मिलके कराची में हो, लाहौर में हो, पेशावर में हो, कम से कम 3 राउंड होने चाहिए। पहले मेन पार्टीज और फिर कुछ पेरिफेरल पार्टीज भी शामिल करके, ताकि पता चले
ये बॉडी लैंग्वेज, डिमीनर, हर किस्म के सवाल हों और सिविलाइज तरीके से। अभी मैं प्रोग्राम देख रहा था कि कराची से ये जो शर्मिला फारूकी ऐसे इंटरप्ट करती हैं चैनलों पे, वी फील वेरी अनकंफर्टेबल जब ये एक पार्टी जरा सो व्हाट, अगर एक अपोनेंट पॉइंट स्कोरिंग यू शुड वेट, वो फॉरन इंटरप्ट करते हैं। आई होप कि दिस थिंग गेट्स सेटल्ड। दिस इज हाईली अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड फीचर। ये जो टॉक शोज हैं दे आर पॉपुलर नो डाउट, इसीलिए हम लोग भी देखते हैं, लेकिन ये रिक्वेस्ट भी है और वी अर्ज स्ट्रांगली कि ये जो जितने भी एंकर्स दे शुड टेक कंट्रोल एंड रियली स्नब सच पार्टीज जो इंटरवीन करती हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन मलिक साहब, आपका मैसेज हम तक पहुंच गया। आपने जितने भी सवालात उठाए हैं हमारे प्रोग्राम में इनका हम जवाब देंगे। फिलहाल लेंगे यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम वेलकम करते हैं अपने शो में खालिद अहमद साहब, मारूफ साफ़ी और तज्जा निगार और कॉलम निगार। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। खालिद साहब से आज की आम तरीन खबरों पर तब से भी शामिल करते हैं। मोहसिन मलिक साहब ने जो मदिया कॉल की थी, काफ़ी डिटेल में उन्होंने बात की, अमेरिका से कॉल कर रहे थे, उनका भी सवाल इन पर थ्रो करेंगे। और जो खबरें अभी तक हमने शामिल की खालिद साहब, उसमें एक तो मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा में जो इत्तफाक हो रहा है और एक दूसरे के साथ मिलना जुलना मुज़ाकरात जारी हैं। नए सूबों पर रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाए, ये मुतालबा किया है मुस्लिम लीग नून ने। और ख्वाजा आसिफ साहब को 10 अरब हर्जाने का नोटिस इमरान खान साहब ने अब हतमी तौर पर भिजवा दिया है। बात यह है कि हर्जाने का जो नोटिस होता है इसके अंदर 2 प्रॉब्लम होते हैं जी। पहले मुझे अपनी हद तक इज्जत साबित करनी थी और उसके बाद हद तक इज्जत करनी होती है। ये ज़रा कानूनी मामला होते हैं। वह एक्चुअली बात यह है कि उन्होंने कहा कि तुमने मुझे एक बात कही थी तो बेहतर है इससे। लेकिन इस तरह के जो नोटिस अगर हम देखें तो बाबर अवान ने राना सनाउल्लाह को भिजवाया, इन्होंने उनको भिजवाया, ये चलती रहती है। ये मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचते हैं? ये मंतकी अंजाम के लिए की नहीं जाती ये क्योंकि वो बराबर का दोनों फेस सेविंग के लिए होता है। भारत और इमरान खान साहब के बारे में जो है उनकी दयानत के बारे में और ये सारी जो बातें अपनी जगह है, और जो ख्वाजा साहब ने उन पर इल्ज़ाम लगाए वो अपनी जगह है। कुछ कानूनी थे, वो कानूनी नौयत के हैं कि जो आपको ज़कात का पैसा मिला या दूसरा मिला वो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वो एक टेक्निकल बात है। बाकी ये है कि इमरान खान साहब का जो शौकत मेमोरियल हॉस्पिटल है और दूसरे उनके काम है, वो एक ऐसे काम है जिन पर कोई उंगली रखना मुनासिब नहीं। और मैं यही कहता हूँ कि उनका मैं आज भी उनका जो एक कंट्रीब्यूटर हूँ, उनके बहुत से काम हम करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो एक फलाही काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि फलाही काम करते रहते तो वो हमारे कौमी हीरो थे और कौमी हीरो रहते। उनके लिए नोट तो हाजिर हैं लेकिन वोट ज़रा मुश्किल है। ये आपके जाती राय नहीं, जाती राय। अब वो कह रहे हैं कि मेरे 1 करोड़ रात उन्होंने फरमाया कि 1 करोड़ हमारे मेंबर्स हैं और ये जो सुनामी जो है वो तैयार हो गया, जो SMS के जरिए से इंटरनेट के ऊपर और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे उन्होंने बनाया ना, नौजवान लोग का जिक्र था। तो आपने देखा ही कि उनकी जो है ना सुनामी वो आ गई है, उनकी अपनी जमात में आ गई है। आप वो जलसा करते हैं तो लोग कुर्सियाँ उठा के चले जाते हैं। अगर लंच बॉक्स बच्चों में तकसीम किए जा रहे थे तो बड़े छीन लेते हैं, और अभी अगर वो पैकेट में दे रहे हो तो काम बता जाती है। वो तब्दीली तो आ चुकी है, तब्दीली उनकी अपनी जमात में आ गई है। अब वो ये पूरे माशरे में फैलाना चाहते हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये ना फैले तो बेहतर है, लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है, ज़ाती राय है। और बाकी ये कि एक बात जो बार बार कही जाती है वो ये कि पीपल्स पार्टी को हमने आजमा लिया, मुस्लिम लीग को हमने आजमा लिया, अब हमें तहरीक को आजमाना है। मतलब आजमाना चाहिए आपकी ये आजमाना चाहिए। ना सिर्फ आपकी ये जाती राय बल्कि बहुत सारे लोग हमें लाइव कॉलर्स कॉल करते हैं, उनकी भी यही जाती, उनकी भी राय यही है। इस वक्त एक और लाइव कॉलर हमारे साथ राना दर्शन लाइन पर मौजूद है, उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। राना दर्शन, क्या कहना चाहेंगे आप हमसे? सबसे पहले तो तारीफ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके बाद आपके प्रोग्राम की।
आप जैसा बोल रहा हूँ जो है ना, वो टीवी में चैनल के देखने में बहुत कम मिलते हैं, जितने भी मिलते हैं वो में सब सियासतदान बैठे होते हैं जो डाकू हैं इस मुल्क के ना, बहुत मशहूर डाकू हैं, उनकी बातें सुनने को मिलती हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। आजकल सब सियासी पार्टी की मिलकर बैठ कर एक इकट्ठे होके पाकिस्तान में कोई सोल्यूशन निकाले कि दहशतगर्दी कैसे खत्म होगी, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, बिजली कैसे पूरी हो जाएगी, ये सब डाकू मिलकर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि पाकिस्तान। लाइन ड्रॉप हो गई है जी। राना दर्शन थे, एक और लाइव कॉलर शामिल करते हैं लाहौर से। मुस्तफ़ा साहब हमें कॉल कर रहे हैं। मुस्तफ़ा साहब वेलकम टू द शो। खालिद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खबरों पे बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जी मैं ये अर्ज करूंगा, अब आप फरमा रहे थे दो पार्टियों की मीटिंग का, तो एक पार्टी जो है वो तो अपना उनको निजामत मिल गई कराची की और हैदराबाद की, उनको जो मकसद था उनका पूरा हो गया। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि आज 5 सितंबर है और जुडिशियल प्रोक्रेस्टिनेशन जो रही है उससे कौम ने बहुत सफर किया। जो फैसले फौरन और उसी वक्त हो सकते थे आइन की रूह के मुताबिक, उनमें बहुत डिले हुआ और उसका ये नतीजा है कि इत्तेहादी टोला जो है जो कुछ चाह रहा है वो हो रहा है। और अब ये फैसला फौरन होना चाहिए, इसमें कोई तामुल और ताखीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्लियर चीजें हैं। ये अगर एक वकील किया गया सदर मोहतरम की तरफ से, तो कानून और आइन मौजूद है। यहाँ पर ये फैसला फौरी होना चाहिए, कोई इसमें प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होनी चाहिए, तारीखें नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि आगे हो रहा है इलेक्शन। और इतनी ब्लैकमेलिंग है जो इत्तेहादी टोला एक दूसरे के साथ करेगा कि प्री रिगिंग ऑलरेडी इज ऑन। ये कल का जो वाकया है निजामत का, ये प्री रिगिंग है। एक जमात को इसलिए खुश किया गया कि उसको आप खुश करके अपने इत्तेहादी टोले में रखना चाहते हैं। ये ब्लैकमेलिंग पावर जब तक खत्म नहीं होगी इत्तेहादी टोले की, और इत्तेहादी टोले के जो कोलिशन है सबसे बड़ा, ये जमहूरियत के खिलाफ एक बहुत एक कर्स है। ये जो इस तरह का कोलिशन होता है, जो करप्ट कौमें होती हैं, जब करप्ट पॉलिटिकल पार्टीज, करप्ट लीडर हो, वहां पर ये इस तरह के कोलिशन फॉर्मेशन एक सुसाइडल है। ये तमाम चीजें दुरुस्त होने वाली हैं, इसके लिए तो अलग एक प्रोग्राम और बहस चाहिए। लेकिन आज का दिन लाहौर हाई कोर्ट और जुडिशरी के लिए पाकिस्तान की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे अपना रोल पूरा अदा करना चाहिए और बिल्कुल खौफ ज़दा नहीं होना चाहिए। ये उनका, अगर वो इस बारी भी उन्होंने इसमें कोई भी प्रोक्रेस्टिनेशन की तो कौम उससे बहुत ज्यादा सफर करेगी और अगली इलेक्शन बहुत सफर करेंगी। बहुत शुक्रिया जी मुस्तफ़ा, आपका मैसेज हम तक पहुंच गया। हम खालिद अहमद साहब से इस आपके जितने भी आपने इस पे पॉइंट्स उठाए इन पे बात करेंगे। इस वक्त एक और लाइव कॉलर है जी कराची से, हमारे साथ ख्वाजा अंजुम लाइन पर मौजूद हैं। ख्वाजा अंजुम, अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम कहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। देखें जी, जंगल का एक कानून होता है, शेर, चीता और भेड़िया जब अपना शिकार करते हैं उसके बाद जब उनका पेट भर जाता है तो वो अपने कछारों में जाके सो जाते हैं जी। उसके बाद वो शिकार नहीं करते। गिद्ध अपने शिकार के मरने का इंतजार करते हैं, लेकिन 64 साल से अजीब गिद्ध हैं जो पाकिस्तान को नोच रहे हैं और जमहूरियत का नारा बुलंद कर रहे हैं। देखिए जमहूरियत का हुस्न, आज नवाज शरीफ और MQM भी करीब आ गए। और मैं आज शायर लुधियानवी की रूह के साथ बड़ी माजरत के साथ कहता हूँ, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की जमहूरियत, ये इंसान के दुश्मन समाजों की जमहूरियत, ये दौलत के भूखे रवाजों की जमहूरियत, ये जमहूरियत अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलम है बदहवासी। ये जमहूरियत अगर मिल भी जाए तो क्या है, यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती। ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती। ये जमहूरियत अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये जमहूरियत अगर मिल भी जाए तो क्या है। ख्वाजा अंजुम जी हमारे साथ कराची साहब की नज़र की बहुत पैरोडी उन्होंने हालात हाज़िरा के मुताबिक की। बात क्या है, बात यह है कि जमहूरियत को बुरा कहना भी जमहूरियत के दौरान ही मुमकिन होता है। नहीं, उनका ये कहना है कि अगर ये जमहूरियत है तो जमहूरियत को मानते ही नहीं है। जमहूरियत जैसी भी है, जमहूरियत को बुरा कहने के लिए भी जमहूरियत दरकार होती है जी। और लेकिन आप आमरीत के दौर में आमरीत को बुरा नहीं कह सकते, कभी भी नहीं। जमहूरियत के दौर में आप जमहूरियत को बुरा कह सकते।
तो जमहूरियत को में जो कीड़े हैं वो तो अपनी जगह है, कुछ हम अपने पास से डालकर निकाल लेते हैं, खुद डालते हैं और फिर निकालते हैं, देखो इसके अंदर ये कीड़े। बात यह है कि जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर बर्दाश्त हो, तहम्मुल हो, दूसरे की बात गौर से सुन सकते हो और उस पर आप रिएक्ट कर सकते हैं तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ, खूबसूरती से। एतराज़ भी खूबसूरती से होना चाहिए, उसका जवाब भी खूबसूरती से दिया जाना चाहिए। हमारे माशरे में हुस्न की कमी है, हम दर हकीकत एक बदसूरत माशरे में रहते हैं, लिहाजा हर वो चीज़ जो हमें थोड़ा सा दुख देती है हम उसके चेहरे पर पूरी कालक मार देते हैं। जमहूरियत के नुकसानात भी होते हैं, वो नुकसानात ये होते हैं कि जो अक्सरियत में होता है वो जो लोग अकलियत में होते हैं, अक्सरियत अकलियत पर अपनी बात थोप देती है जी। जो कि गैर जमहूरी बात होती है, लेकिन वो जमहूरियत के जोर पर, वो अक्सरियत के जोर पर वो कर देती है। लिहाजा इस पर भी एहतजाज हो सकता है, इस बात को खूबसूरती से कहा जा सकता है, लेकिन बात यह है कि वो टोटली जमहूरियत के खिलाफ हो जाना वो एक रवैया अच्छा नहीं। तो खालिद साहब, आप नहीं समझते कि जमहूरियत के बारे में हमें ना सिर्फ ख्वाजा अंजुम साहब ने बल्कि मदिया इससे पहले भी बहुत कॉल्स आती रहती हैं जो इस सेटअप के खिलाफ है, जो कहते हैं कि सेटअप को चेंज होना चाहिए, इस जमहूरियत के समरात अवाम तक नहीं पहुंचे। ये एक मुसल्लमा बात है, हम इससे जितना भी नजर चुरा लें, 65 साल से हमने जमहूरियत को जिंदा रखा लेकिन अवाम जिंदा नहीं रह पा रही है। क्या आप नहीं समझते कि, मैं अगर थोड़ा सा मुख्तसर कर लूं, कि आप नहीं समझते कि आप इस जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरी पार्लिमानी सेटअप है, इस सेटअप के अंदर हमें जदीद तकाजों के मुताबिक तब्दीली लानी चाहिए? देखिए, हमारे पास सदारती निज़ाम भी रहा है, पार्लिमानी निज़ाम भी रहा है। सदारती निज़ाम अयूब खान साहब ने भी किया, सदारती निज़ाम ज़िया साहब का भी था, सदारती निज़ाम अपने मुशर्रफ साहब का भी था, और सदारती निज़ाम यहिया खान साहब का भी था। तो इन चारों सदारती निज़ामों में हमने सिवाय घाटे का क्या हासिल किया? मुल्क तक के दाव पर लगा दिया हमने। तो अब बात यह है कि जमहूरी जो है, अहमद साहब, आपको नहीं लगता कि अब भी कुछ कुछ सदारती ही निज़ाम है, बल्कि ये कहना मेरा नहीं ख्याल कि बचाव होगा? करता हूँ कि जो आपकी बात में बहुत वजन है, दम है, बात बहुत दम है, और वजह यह है कि उसी पर रेट हुई है। आज की तारीख, आज तो उसकी पेशी भी है जी, पेशी। वो जो है इसी बात पर है कि मेरा ज़ाती जो एतराज़ है इस सारे, वो ये है कि मेरे मुंतखब सदर ममलकत ने 4.5 साल में सिर्फ एक तकरीर की, वो 3 मिनट की थी, 3.5 मिनट की, जो उन्होंने कहा कि फ़ौज की तनख्वाहें डबल कर दी जाएंगी, जो लोग लड़ रहे हैं उनको डबल तनख्वाह दी जाएगी, 1 जनवरी से सारी फौज की तनख्वाह जो है डबल कर दी जाएगी। ये भी कहा था उन्होंने कि एंड दिस डिसीजन इज इरिवर्सिबल, ये कहा था, और कौमी तराने के दरमियान उन्होंने ये तकरीर की थी। वो वादा भी आज तक पूरा नहीं हो सका, नहीं हो सका। उनका सबसे बड़ा वादा तो, सबसे बड़ा वादा तो रोटी, कपड़ा और मकान का था। वो तो बीबी एक ऐसा है कि वो अल्लाह ही हमें वो कभी उनको ये याद दिलाया कि उन्होंने कभी ये वादा किया था, कभी ये वादा किया था। 69 की दहाई का वादा था ना, वो 69 का वादा है ये, तो ये कभी नहीं पूरा होगा, इसलिए कि वो दे आर नॉट एट ऑल सीरियस अबाउट इट। वो जानते हैं कि ये नारा था और हमने से इसके जरिए वोट दिए, लिहाजा इस नारे को हमेशा वोट के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ प्री रिगिंग की बात हुई। प्री रिगिंग ये है कि आपने हर हल्के में, हर इंतखाबी हल्के में 4000 आदमी ऐसा पैदा कर लिया है जिसको आप 1000 रुपए हर महीना देके, और 1000 रुपए दे रहे हैं, नहीं मिल भी नहीं रहा बहुत से लोगों को। ये भी एक, इसमें भी बहुत सारे वो तो देखें, करप्शन का एक हिस्सा तो होता है ना, वो उसमें कुछ हिस्सा होता है उन लोगों का भी जो उसको अरेंज कर रहे होते हैं। कुछ हिस्सा नहीं बल्कि ज्यादा हिस्सा उनका होता है, कुछ हिस्सा जो है वो मैं जरा कुछ पर रहता हूँ, लेकिन वो ये प्री रिगिंग का एक हिस्सा है। कुछ और खबरें भी शामिल कर लेते हैं जी। आईनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए बल्दियाती इंतखाबात कराएं, गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को खत लिखा है। वज़ीर आला खुद तो मुल्क से बाहर हैं, खत उन्होंने लिखा है, देखते हैं जब वापसी होती है वज़ीर आला की तो क्या मामला होते हैं। इलेक्शन चुराने की साजिश बन चुकी, बलूचिस्तान में मसनूई क़यादत पैदा की जा रही है। तलाल बुगटी ऐवान सदर की छतरी तले गलत कारों का एक टोला करप्शन के अरबों रुपए इस्तेमाल करके इलेक्शन जीतना चाहता है। तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हो जाएं और
बलूचिस्तान अमन अमान केस के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा है कि बुगटी का कत्ल सबसे बड़ी गलती थी, डेरा बुगटी का मसला 2 हफ्ते में हल किया जाएगा। बलूचिस्तान अमन अमान केस में जो बुगटी कत्ल के हवाले से कहा चीफ जस्टिस ने, और फिर तलाल बुगटी साहब ने जो बात की है कि इलेक्शन चुराने की एक साजिश, जो पहले मदिया कह रही थी कि कुछ हिस्सा जो है वो और रेगिंग, वो सारी बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब इस सिलसिले में बहुत फ़ाल हैं और उन्होंने मुतअद्दिद जो पेशियाँ हैं उनके अंदर बहुत सी बातें कही, बहुत से रिमार्क दिए हैं जो बहुत वैल्यूबल है और वो हमारे लिए सोचने और समझने का बहुत सा मवाद रखते हैं। बाकी ये बात कि बुगटी का कत्ल एक बहुत बड़ी गलती थी, वो इससे ज़्यादा बड़ा अफसान है बलूचिस्तान में हो ही नहीं सकता था, और वो हमारे परवेज़ मुशर्रफ साहब कर गए। अब अल्लाह उनको भी गरीब रहमत करे, अजीब ही वो हमें हालात में छोड़ गए, बहुत ही जो है हद हो गई है। वो तलाल बुगटी साहब जो है वो भारत और पॉलिटिशियन है, वो उसको कह रहे हैं इलेक्शन को चुराने की कोशिश की जा रही है, एक मसनूई जो है क़यादत मुहैया की जा रही है जी। तो अमूमन नहीं होता है, जब आप एक खला पैदा कर देते हैं तो उसको कुछ नए लोग पूरा करते हैं, कुछ पुराने लोग पूरा करते हैं। खला तो वो पूरा हो गया है, वो आखिर 4.5 साल गुजर ही है ना, लेकिन वो जो उनकी कमी है बुगटी फैमिली की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो नाराज़ लोग जो हैं उनको मना लिया जाए और उनको मेन धारे में जो कौमी धारा उनमें लाया जाए। और उसके लिए जो आपको लगता है कि उनको मनाने की कोशिश की जाएगी या फिर उनको वाकई मना लिया जाएगा? मनाना जरूरत तो है, इस वक्त का तकाज़ा तो ये है कि उनको मनाना चाहिए और वो मान जाएंगे। इसलिए मान जाएंगे कि ये उनकी जो है, जब उनका बुनियादी मुतालबा तस्लीम कर लिया जाएगा कि बुगटी साहब को आप कह दे कि वो मासूम थे, वो उन्होंने कुछ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया था, तो वो खुश हो जाएंगे, कुछ दाग उनके धुल जाएंगे जो लगाए जा रहे हैं। किसी को सजा मिलना ना मिलना वो तो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम बुगटी साहब के ऊपर जो इल्जामात लगाए गए गद्दारी के, वो इल्जामात धुलने चाहिए। कुछ और अहम खबरें शामिल करते हैं जी। सिंध बल्दियाती ऑर्डिनेंस जारी ना हो सका, रात गए तक मुलाकातें जारी रहीं। बार बार ये खबर आ रही थी कि 1 घंटे के बाद ऑर्डिनेंस जारी होगा, 1 घंटे के बाद ऑर्डिनेंस जारी होगा, लेकिन कई घंटे गुजर गए। आउट ऑफ टर्न तरक्कियों और डेपुटेशन अफसरान को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा में तवील मुशावरत, वज़ीर आला आज इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। ANP और फंक्शनल लीग ने मुखालफत कर दी है। अगली खबर भी इसके साथ ही साथ शामिल करते चले हम, जो कि इस वक्त है सिराई के सूबे की हवाले से कर स्विस हुकाम को खत के हवाले से। स्विस हुकाम को खत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी ने फैसले का इख्तियार सदर और वज़ीर आज़म को दे दिया। स्कॉट ड्यूटी के लिए गाड़ियों के बेदरग इस्तेमाल का नोटिस, बाद टैरिफ की दरखास्तों पर 2 माह में फैसले की हिदायत कर दी गई है। एक और खबर भी मैं शामिल करती चलूँ, डीजल की कीमत के हवाले से है। डीजल की कीमत ऑयल कंपनियां तय करेंगी। इक़्तिसादी राबता कमेटी CNG किट की दरामद खोलने की समरी मुस्तरद कर दी गई है। कीमत का तयन अब ओगरा नहीं करेगी। ECC ने ताजिकिस्तान को चीनी की तरसील के अखराजात खुद उठाने की भी मंजूरी दे दी है। इसी से मुंसलिक एक और खबर भी शामिल कर लेते हैं। बिजली बहरान पर आलमी बैंक का कर्जा, लेस्को मैपको 20 अफसरान की तालीम पर खर्च करेंगे। थाईलैंड में 10 माह की तालीम पर 6 करोड़ 80 लाख अखराजात आएंगे। मुल्क में सिर्फ 20 लाख खर्च है। अगर ये तालीम पाकिस्तान में हासिल की जाए तो इसकी लागत 20 लाख है, जबकि बैरून मुल्क हासिल करने के लिए 6 करोड़ 80 लाख रुपए जो है वो लागत आएगी। बिजली तो है नहीं, लेकिन बिजली चलाने वालों को तालीम ज़रूर मिलनी चाहिए। उस तालीम के असरात न जाने हमें कौन सी सदी में जाके हासिल होंगे, लेकिन तालीम जो है वो तालीम क्या है, तरबियत क्या है। बात यह है कि हमारे पास बिजली सिरे से मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी तकसीम की तरबियत ज़रूर हमारे पास है। तो लोड शेडिंग जो है वो तकसीम की तरबियत ही है ना जी। तो ये इसी के लिए मज़ीद तालीम हासिल करेंगे कि मज़ीद लोड शेडिंग किस तरह की जाए, लोड मैनेजमेंट किस तरह की जाए। बात सिर्फ इतनी है कि वो काम जिससे हम इस बहरान से निकल सकते थे, मुख्तलिफ डैम्स की तामीर, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का आगाज़, वो हमने 4.5 साल में किया। जब में एक थर्मल बिजली घर जो है, जो आप गवर्नमेंट सेक्टर में लगाते हैं या निजी सेक्टर में, वो 2.5 बरस से 3 बरस के दौरान ऑपरेशनल हो जाता है।
4.5 बरस के अंदर तो जितनी बिजली आपको चाहिए होती उसके लिए पूरी दुनिया आपको इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थी। आप खुद अपने सेक्टर में जो पब्लिक सेक्टर है इसमें आप लगा सकते थे, आपने उस पर तो काम नहीं किया। आपने रेंटल लिया, इंडिया से लेना चाहते हैं, ईरान से लेना चाहते हैं, ताजिकिस्तान से लेना चाहते हैं, क्यों? वाई अपनी क्यों नहीं हम बनाना चाहते? उसकी सिर्फ एक रीजन है, वो ये है कि यहाँ पर जो कुछ करेंगे उसके अंदर भी हमारा कुछ ना कुछ हिस्सा होगा, लेकिन ये जो है जो हम बाहर से लेंगे इसमें हमारे हिस्से ज़रा ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक। ये जो और डीजल की कीमत जो है उसके हवाले से जो कहा गया कि ऑयल कंपनियां तय करेंगी, इक्तिसादी राबता कमेटी का कहना है। और सीएनजी किट जो है ओगरा जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है। हाँ। तो बात ये वो जो कुछ कर रही है अब तक किया उसने, अब पूरे एशिया नहीं वो कर चुकी ना, अब तो ये कहा गया है कि अब कीमत का तायुन ओगरा नहीं करेगी। वो कह रहे हैं ना। हाँ। एशिया में ऑयल की कीमतें गिरी हैं पूरे एशिया में, पाकिस्तान एशिया में, हमारे यहाँ गैर मामूली इजाफा हुआ। तो वो तो ओगरा वो देखिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं वो फैसले खुद बज़ाहिर तो वो खुद मुख्तार होती हैं, लेकिन वो हिदायत पर करती हैं, वो हुकूमत के कहने से बाहर नहीं होती। जब तक तमाम इदारे जो कि अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं वो अपने फैसले खुद नहीं करेंगे, यही रहेगा। अब अथॉरिटी का मसला ये होता है वो किसी न किसी मिनिस्ट्री के अंडर होती है और मिनिस्ट्री की हिदायत के तहत वो अमल दरामद करती है, वो मंसूबे तो पेश कर सकती है, तजवीज़ तो दे सकती है, लेकिन उस पर आज खुद अमल नहीं कर सकती। या तो आप उनको खुद मुख्तार करें, नीम खुद मुख्तार से खुद मुख्तार करें, या फिर वही करें कि उसे इख्तियार वापस ले लें। इसका मतलब ये है कि हुकूमत करेगी, फिर अगर वो नहीं करेगी तो हुकूमत करेगी। आप उसको कहते हैं जी निजी सेक्टर खुद करेगा, लेकिन दर हकीकत हुकूमत करेगी। आपने तो उसके पास जो थोड़ी सी सोच समझ है, ओगरा वालों के पास अकल तो है ना, आप अकल से खाली लोग अंदाजा तो है ना उनको कि मतलब क्या किस तरह से अब हुकूमत के जिम्मे अगर ये भी काम डाल दिया गया खालिद अहमद साहब, तो हुकूमत तो फिर कोई कसर नहीं छोड़ेगी ना कि मजीद कबाड़ा करने का। नातवा कंधों पे पहले बहुत बोझ नातवा कंधे जो है वो बिल्कुल ओगरा का बोझ भी पड़ जाएगा तो वो इतनी बोझल, और हुकूमत पहले बहुत बोझल हुई है यार, बोझल दिमाग बोझल ज़हन के साथ किस तरह से काम होगा। कुछ और खबरें भी शामिल करते हैं जी। बाजोड़ हमला, 6 खवातीन समेत 16 अफराद जाम हक, झड़पों में 7 शिद्दत पसंद, 2 खासादार भी मारे गए। शिद्दत पसंदों ने कई इलाकों में मोर्चे बना लिए। खासादार मरने पर फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई, गोलाबारी से मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा है। लाहौर एयरपोर्ट लारी अड्डे में तब्दील, खाने पीने के स्टॉल्स के साथ मोबाइल शॉप्स भी खुल गई। इंतजामिया ने गुजरात के जालों को नवाजने के लिए स्टॉल्स और फ्रेश फ्रूट शॉप्स के लिए बेंच तक उठा दिए। मुसाफिर और अजीजों कारिब जमीन पर बैठने पर मजबूर। एयरपोर्ट हर शख्स मुसाफिरों को ठगने के लिए बैठा है। रेडी वाले डॉलर्स और पाउंड मांगते हैं। मुसाफिरों की चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने की अपील। एक और खबर भी शामिल करते चले। 20,000 पुलिस एहलकार वीआईपी ड्यूटी पर सिर्फ 6,000 शहरियों की हिफाजत पर मामूर है जी, और 3,000 से ज्यादा एहलकार रिटायर्ड अफसरों ने वापस नहीं किए। एलीट फोर्स के कमांडोज का कारोबारी शख्सियात के पास ड्यूटी देते हैं, और ये सारी सिचुएशन है पुलिस की। पहले तो हम एयरपोर्ट के हवाले से बात करेंगे कि एयरपोर्ट जो है उनको एयरपोर्ट्स को लाहौर एयरपोर्ट को लारी अड्डे में तब्दील कर दिया गया है, और गुजरात के जालों का जिक्र किया गया। ये रेडी बांध भी लग रहा है कि आपको स्विस अकाउंट्स खुलवाने जा रहे हैं, डॉलर्स पाउंड्स, वैसे हक तो उनका भी है ना। देखिए बात ये है कि एयरपोर्ट के ऊपर जब आप लॉन्च में चले जाते हैं उसके बाद आपके पास डॉलर है, डॉलर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रुपया है तो रुपया भी दे सकते हैं, वहाँ पर ये सहूलत होती है। लेकिन वो आपसे डॉलर में मांग नहीं सकता एज फार एज वो आप पाकिस्तान में हैं, यानी कराची पर हैं या लाहौर पर एयरपोर्ट पर हैं, वो आपसे मांग नहीं सकता। हाँ, अगर आप ड्यूटी फ्री शॉप पर जाएं, आप वो डॉलर्स मांगने की बात कर रहे हैं खालिद अहमद साहब, एयरपोर्ट पे जब एंटर होते हैं ट्रॉली लेके तो वो तो पता ही नहीं चलता, आपका सामान खुद ही छीन के ले जाते हैं। आपको इतनी जहमत भी नहीं करने, आप मना करते रहते हो ठीक है कि मत उठाओ मत करो, लेकिन वो खुद ही लेके तो वो आप उनके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं भैया रुको। आपको उसके पीछे भागना पड़ता है कि उनका सामान आपका होता है। तो बात यह है कि वो जो ड्यूटी फ्री शॉप के सिवा
बाकी तमाम जगह जितनी भी हैं वहाँ आपकी मर्जी है, आप पाकिस्तानी रुपये में अदा करें या डॉलर में अदा करें या किसी में, लेकिन इस पर आप इसको मांग नहीं सकते, आप पाकिस्तानी करेंसी को इनकार नहीं कर सकते। मिसेस तारिक, ये गलत बात है जिसको चेक करना चाहिए, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसको करना चाहिए। मिसेस तारिक एक लाइव कॉलर है इस्लामाबाद से, लास्ट कॉल हम शामिल कर पाएंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है। मिसेस तारिक, वेलकम टू द शो, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कहना चाहूंगी कि पीपल पार्टी की जो है वो MQM मजबूरी बन चुकी हुई है। अब ये दोनों जमातें मिलकर जो करेंगी वो सारी दुनिया जानती है, और इन्होंने आगे किसी को भी नहीं आने देना। पाकिस्तान की जितनी आबादी है इन्होंने अपने बंदे उतने ही जमा किए हुए एक बंदे के मुकाबले में, और ये इस तरह करके जो इन्होंने देखें दोबारा आ जाए। जी, इस वक्त एक और लाइव कॉलर है, उनको भी शामिल करते चले। अमीर, जैसे कि आपने कहा था लास्ट कॉल है, लेकिन एक और लाइव कॉलर इस वक्त काफी देर से वेट कर रहे हैं। अब्दुल रज़ाक साहब हैं जी। अब्दुल रज़ाक, आपको वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में, क्या कहना चाहेंगे आप हमसे? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी कॉलें लेते हैं। आज आपसे ये करनी थी कि एक हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने, ये आप हमें विकास से बताएंगे कि कितने वोट लिए थे, और उसके बेटे ने जिसका नाम अब्दुल कादिर है, अब्दुल कादिर हमारे बड़ा पाक और मुतबरक नाम है, ऐसे चोरों के लिए नहीं होना चाहिए। उसने इस इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में कितने 30,000 या 20,000 कम वोट लिए। ये कहते हैं कि हमने स्वीप किया है। दूसरी बात यह है, हमारे एक खादम आला ने येलो का कितना पैसा जाया किया था, फिर तंदूर पर कितना जाया किया, और फिर जो अभी ये नई टैक्सी स्कीम पर कितना जाया किया, और कितना नई बसों पर जाया करेंगे। हम तो छकड़ों पर बैठने वाले लोग हैं। प्लीज आप निकाल कर हमें बताएंगे। शुक्रिया जी, आपका मैसेज हम तक पहुंच गया जी। लाइव कॉलर्स की बात आपने सुनी, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमारे शो का हिस्सा बनते हैं, लाइव कॉल्स करते हैं। उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया कि हम उन्हें मौका देते हैं। हमारी तरफ से भी शुक्रिया कि वो हमें कॉल्स करते हैं। और न्यूज लाउंज में आप बढ़ते हैं नवाबत कॉलम की जानिब। जी, नवाबत टुडे में आज हम डॉक्टर अजमल न्याजी साहब का कॉलम जो है बेनियाजियां, उसको शामिल करेंगे। उसी पर बात करेंगे, जो कि है कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह शिया थे तो दो कौमी नजरिया। उन्होंने ये सवाल उठाया, अल्ताफ हुसैन बयानात दागते रहते हैं, कभी ये दाग अच्छे होते हैं, ये भी अच्छा है, उन्हें किसी अच्छे वॉशिंग पाउडर से धो लेना चाहिए। शिया भाइयों के जालिमाना कत्ल पर उन्होंने कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह को भी शिया कहा है, और कहा है कि कायदे आजम का कत्ल है। ये बात कत्ल से बड़ा कत्ल बल्कि जुल्म है, मगर उनकी कई बातें मुझे अच्छी भी लगती हैं और मैं उनका बरमला इजहार भी करता हूं। मेरे कुछ दोस्त इस पर एतराज करते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से डॉक्टर अजमल न्याजी साहब ने आज बात की और हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं, वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में आपको। आज आपने कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बात की कि वो शिया थे तो दो कौमी नजरिया, क्या कहना चाहा आपने? और अल्ताफ हुसैन साहब का आपने खासतौर पर जिक्र किया। जी, बड़ी मेहरबानी। असल में बात यह है जी कि शिया सुन्नी जो फसादात का मामला ये फैलाया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की साजिश है। मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, कच्चा पक्का मुसलमान हूँ, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि मैं मजहबी आदमी नहीं हूँ, मगर मैं खैर मजहबी आदमी भी नहीं हूँ। आपसे कोई तो पहचान होगी ना, कोई अकीदा तो होगा, या अकीदा होगा या अकीदत होगी। अकीदत और अकीदे के बगैर तो जिंदगी गुजरती नहीं है ना। तो मैं समझता हूँ कि शिया सुन्नी सदियों पहले थे, ये खालिद अहमद बैठे हुए ये भी जानते हैं, सदियों पहले थे, तो कभी ये कत्ल गारत नहीं होती थी, फसादात होते थे, तो अब तो होने लग गए। अब वो मुसलमानों को तकसीम करना चाहते हैं, मुसलमानों को लड़ाना बढ़ाना चाहते हैं, और इस लड़ाई बढ़ाई में उन्हें कमजोर करना चाहते हैं। और अमेरिका की ये आदत है कि वो दुश्मनों के खिलाफ जंग नहीं करता, वो सिर्फ दोस्तों पर लड़ाई करता है, और दोस्तों को पहले कमजोर करता है और फिर उस पर लड़ाई करता है। तो ये जो एक्सरसाइज है वो पाकिस्तान में उसने जारी रखी हुई है। अच्छा, गिलगित में पहले तो कत्ल नहीं होते थे, 60 साल पहले शिया, भारत में शिया नहीं, लखनऊ में भी शिया थे और शिया सुन्नी फसादात में होते थे। और ये बिल्कुल सही है, उस वक्त भी अंग्रेज से फसादात कराते थे, वो उनका नजरिया था कि तकसीम करो और हुकूमत करो। तो मैं समझता हूँ कि ये जाति की बात, अल्ताफ हुसैन को उस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने ये भी लिखा है कि कुछ लोग अल्ताफ हुसैन को भी शिया कहते हैं, कुछ लोग तो सरदारी साहब को भी शिया कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि नुसरत भुट्टो ने बेनजीर भुट्टो की शादी जरदारी से इसलिए की थी कि वो शिया थे। तो शिया सुन्नी होना कोई, अच्छा
क़ायद-ए-आज़म ने वसीयत की थी कि मेरा नमाज जनाजा जो है वो अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी पढ़ाएं। अच्छा, शबीर अहमद उस्मानी साहब तो शिया नहीं थे, उनके जनाजे में शिया भी थे, सुन्नी भी थे, उस वक्त वो एक थे, तो अब वो क्यों एक नहीं है? अब इनको मैं समझता हूँ कि खराब किया जा रहा है मुसलमानों को, इस पर सोचना चाहिए, अमरीकी एजेंटों पर नजर रखनी चाहिए और सियासी मौलवियों पर भी नजर रखनी चाहिए। ये फतवाबाज हैं, इन्होंने हमारी जिंदगी हराम कर दी है। मैं समझता हूँ कि जिंदगी को शर्मिंदगी नहीं बनने देना चाहिए और जिंदगी भी नहीं बनने देना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बड़ी खूबसूरत आपने और बात लिखी अपने कॉलम में, मैं जरा उसको भी पढ़ना चाहूंगा। आपने लिखा है कि खुदा की कसम मुझे इमाम खुमैनी के लिए भी शिया लीडर का खिताब अच्छा नहीं लगता। वो मुसलमानों के लीडर थे। अमेरिका और यूरोप ने उनके इस्लामी इनकलाब को शिया इनकलाब बना दिया और वो नताइज ना निकल सके जिनकी आवाज दिल में मचलती है। अमेरिका ने यह काम किया और फिर सदर सद्दाम को तख्ता-ए-दार पर ईद के दिन लटका दिया। मुसलमानों को कैसी कैसी अजियतें और जिल्लतें अमेरिका अता करता रहता है। इसके बारे में भी कुछ कमेंट कर दें। अच्छा देखिए ना, हमेशा मैं सोचता हूँ कि ये बात दुरुस्त है। इमाम खुमैनी जो था वो शिया लीडर नहीं था, उसको शिया लीडर बनाया गया। आप देखें ना, अमेरिका ये साजिशें कर रहा था। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन से हमला करवाया ईरान पर और ये जंग छिड़ी और ईरान को कमजोर करने की कोशिश की थी और फिर सद्दाम जो अमेरिका के कहने पर किया था उस तख्तेदार पर लटका दिया। ये बड़ा जुल्म है, लेकिन तख्तेदार पर लटकते हुए जिस जुर्रत और हिम्मत और गैरत का मुजाहरा सद्दाम ने किया था, मैं उसको सलाम करता हूँ। उसने अमेरिका को शर्मिंदा कर दिया। अमेरिका चाहता था कि वो तख्तेदार पर खड़े हुए मौत से डरेगा और मैं मुसलमानों को ये तासुर दूंगा कि ये कैसा तुम्हारा लीडर है, लेकिन उसने जुर्रत का मुजाहरा किया और मैं उसको सलाम करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये लोग जो अपने अंदर मुसलमान होते हैं, कहीं न कहीं सद्दाम के साथ इख्तिलाफात भी हैं, मगर इस लम्हे को, मौत के इस लम्हे को अमर करने के बाद उसने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। एक मैं छोटा सा, अगर आपके पास वक्त हो तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि मैं नॉर्वे में गया तो एक ओल्ड होम में एक बहुत सोनी बुढ़ी ने मुझसे कहा, वो पगड़ी वगड़ी देखकर, कि तुम इमाम खुमैनी के क्या लगते हो? तो मैंने कहा मैं इमाम खुमैनी का तो कुछ नहीं लगता, लेकिन मेरा लीडर है। आप देखें कि यूरोप पर किसी मुसलमान लीडर की दहशत नहीं थी, इमाम खुमैनी की दहशत थी। इस दहशत को कम करने के लिए उन्होंने ये शिया सुन्नी फसादात का मामला फैलाया और उसको फैलाते चले जा रहे हैं। हमें इस हवाले से अलर्ट रहना चाहिए, बेदार रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजमल नियाज़ी साहब, आपकी पगड़ी से न सिर्फ हम मुतासर होते हैं बल्कि खवातीन भी बहुत पसंद करती है। एतराफ कर लिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ खूबसूरत खातून ने उनको मुखातिब किया। और न्यूज हाउस में बढ़ते हैं नवाए वक्त के इदारिये की जानिब। मुल्क की सालमियत के दरबा नासिर को अपने मकासद में कामयाब ना होने दे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मिस्टर जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने बलूचिस्तान में अमन अमान की खराब तर सूरत हाल का सख्त नोटिस लेते हुए बाबर कराया है कि जब सेशन जज के कत्ल पर भी हुकूमत हरकत में नहीं आती तो बाकी क्या रह जाएगा। गुज़श्ता रोज़ क्वेटा में बलूचिस्तान बदअमनी केस की समाअत के दौरान फाजिल चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सूबे के मामलात आइन के मुताबिक नहीं चलाए जा रहे हैं और इस बात को हर कोई महसूस कर रहा है। इसके अलावा रॉ की पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों में इजाफा। लंदन से हमारे नुमाइंदे की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी ने खरबों रुपए के बजट और जदीद प्रोपेगेंडा मशीनरी के साथ पाकिस्तान के खिलाफ जिस नेटवर्क को चंद माह कबल कायम किया था वो अब मुंबई, दुबई, काबुल और लंदन के अलावा अमेरिका में भी अपने दफातर बना चुका है। खालिद अहमद साहब, रॉ के हवाले से भी बात की गई है कि रॉ जो है उसका वजूद और उसका किरदार, उसके हवाले से क्या कहना? इसी के साथ अगर मैं लिंक कर दूं, डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कॉलम लिखा जो सेक्टेरियन किलिंग हो रही है हजारा बरादरी का, फिर बाबू सर टॉप और गिलगित जैसे वो इलाके जो इंतहाई पुरम थे, जब पाकिस्तान में और कहीं अमन नहीं होता था, लोग जब कर्फ्यू और इन मसाइल से तंग आकर उन जगहों पर जाके छुट्टियां गुजारते थे, आज वहां भी अमन नहीं रहा सिर्फ सेक्टेरियन किलिंग की वजह से। बात यह है कि ये जो गिलगित से लेकर बलूचिस्तान तक, ईरान नहीं इराक से लेकर अफगानिस्तान तक, ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं, इनके पीछे जिसमें मजहब का कोई उन्सर है, वो रॉ का की तहकीक के नतीजे में वो सब चीज़ें आई हैं। वो सब चीज़ें रॉ के बहुत बड़े
शोबा है उनका तहकीक का। बहुत शुक्रिया खालिद साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से लिंक किया जो हमारा एडिटोरियल था रॉ के हवाले से, जो गिलगित हजारा कबाइल के साथ और बाबूसर टॉप पे जो वाकया आया उसको उन्होंने लिंक किया रॉ के साथ कि किस तरह से ये सारी सरगर्मियां जो है वहाँ से फैलाई जा रही हैं। बहुत शुक्रिया खालिद अहमद साहब हमारे शो की जिन्नत बने, मारूफ सहाफ़ी, तजज़िया निगार, कॉलम निगार। यहाँ पर वक्त हुआ न्यूज़ नाउस में एक ब्रेक का।